मुश्किलें आती हैं सफलता में ये कौन नहीं जानता। मुश्किलें आती हैं सफलता में ये कौन नहीं जानता, लेकिन मंजिल पाते हैं वो जो हार नहीं मानता। नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आज के कार्यक्रम यू दर्शन में। मैं हूँ आलोक रंजन। दोस्तों, सफलता किसे नहीं भाती और सफलता का सबसे अहम तत्व होता है लक्ष्य। और अलग अलग व्यक्तियों का लक्ष्य भी अलग अलग होता है। किन्हीं का लक्ष्य होता है डॉक्टर बनना, किन्हीं का इंजीनियर बनना, तो किन्हीं का सफल राजनेता बनना। इसी प्रकार का एक लक्ष्य है सिविल सेवा। चूँकि सिविल सेवा इस देश का सबसे प्रीमियर सर्विस में से एक है, इसलिए इसके तैयारी और सिलेक्शन का प्रोसेस दोनों कठिन हो जाते हैं। तो इसलिए आज का टॉपिक भी है सिविल सेवा में सिलेक्शन के सूत्र, सफलता के सूत्र। इसके लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक युवा साथी का, जिनका चयन यूपीएससी 2023 में अंतिम रूप से हो चुका है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रैंकलिन गाड़ी आज के कार्यक्रम यू दर्शन में। जी नमस्कार, जोहार। फ्रैंकलिन, आखिर यूपीएससी है क्या? इसके ओवरव्यू के रूप में कैसे देखा जा सकता है? देखिए, यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक प्रीमियर सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उसके लिए, और जो ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज हैं उसके लिए पर्सनल्स को हायर करती है। एंड अलग अलग सर्विसेज होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया जो काफ़ी फेमस रहता है, जो पुलिस सर्विस हो गया, फॉरेन सर्विस हो गया, आईआरएस हो गया। तो ऐसे काफ़ी सर्विसेज हैं जिसके लिए यूपीएससी अलग अलग अधिकारियों को चुनती है। तो ये एक ब्रॉड यूपीएससी के बारे में इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम हो जो ये यूपीएससी कंडक्ट करती है, इसमें 3 पड़ाव होते हैं। जो पहला पड़ाव होता है वो प्रीलिम्स होता है, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें भी 2 पेपर होते हैं, एक होता है जनरल स्टडीज़ का और जो दूसरा पेपर होता है वो सीसैट का होता है। इसके बाद जो दूसरा पड़ाव है वो मेंस का होता है, जिसमें आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछी जाती हैं। एंड जो फाइनल पड़ाव होता है, जो आखिरी पड़ाव होता है, वो इंटरव्यू का पड़ाव होता है। और जब आपने ये तीनों पड़ाव क्लियर कर लिया है तो जो आपके मेंस के नंबर हैं और जो आपको इंटरव्यू के नंबर हैं, इनको मिला के आपको फाइनल लिस्ट में आपका नाम आता है। तो ये एक प्रोसेस होती है। तो ये प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी की बात करें तो इसमें सिलेबस कैसे होता है? ब्रीफ में इसको कैसे समझा जा सकता है? तो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, आप ऐसे समझिए ये काफ़ी एक डायनामिक एग्ज़ाम है। तो काफ़ी रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स आपको ऑफर किए जाते हैं। तो आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे नॉलेज होना चाहिए और उनसे मिक्स करके ही सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। तो इसका जो सिलेबस मैं आपको ब्रॉडली बताऊं तो देखिए 2 अंगों में डिवाइड कर सकते हैं इसको। एक जो होता है स्टैटिक पार्ट और जो दूसरा होता है वो करंट अफेयर्स का पार्ट होता है। स्टैटिक पार्ट पर अगर हम गौर करें तो इस पर इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल रिलेशन जो ये हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड सवाल हो गए, हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड सवाल हो गए, सोसाइटी से रिलेटेड सवाल, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से भी सवाल होते हैं। तो ब्रॉडली ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इन्हीं पर क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, जो पहला पड़ाव है। इसके अलावा जो करंट मुद्दे हैं, जो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या अगर आप न्यूज़ देखते हो, उस पर जो मेन मुद्दे चल रहे हैं, जो मेजर मुद्दे चल रहे हैं, उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो मिक्स करके ही आपका एक जो करंट वाला पार्ट है, जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, और जो नॉर्मल जो स्टैटिक वाला पार्ट है जो किताबों में मिलते हैं, इन दोनों को मिला के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा पेपर जो सीसैट होता है उसके सिलेबस किस प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं? जी, जो सीसैट पेपर है, जो सीसैट का फुल फॉर्म है, वो होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें ब्रॉडली आपके 3 सिलेबस में अगर आपको बताना चाहूँ तो 3 टॉपिक होते हैं। एक कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक होता है जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और उससे रिलेटेड नीचे सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद आपसे मैथ्स पे सवाल पूछे जाते हैं, जो बेसिक मैथ्स है उस पे सवाल पूछे जाते हैं। और जो एक और सेक्शन है वो होता है रीजनिंग का। तो अगर मैं ब्रॉडली बताऊं तो कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स का सेक्शन और लॉजिकल रीजनिंग का, ये तीनों सेक्शन को मिला के सीसैट का पेपर बनता है। और जो सीसैट का पेपर होता है ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। मतलब जो मैंने आपको पेपर 1 के बारे में बताया, उसमें अगर आप कट ऑफ पार कर लेते हैं मगर आप सीसैट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, यानी कि 33% मार्क्स आप नहीं ला पाते हैं, तो आपका नेक्स्ट पड़ाव में आप नहीं जा पाएंगे। क्योंकि जो सीसैट पेपर है वो एक क्वालिफाइंग पेपर है। आपको इस पर 33% मार्क्स लाना ही लाना है। अगर आप पेपर 1 में कट ऑफ क्लियर भी कर लिए तो भी अगर आप ये नहीं ला पाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए एक इंपॉर्टेंट पेपर हो जाता है। इसके बाद आती है पीटी के बाद वो होता है मेंस। तो मेंस का सिलेबस को किस प्रकार ब्रीफ किया जा सकता है? जी, तो अगर मैं शुरू से स्टार्ट करूँ तो इसमें आपके 9 पेपर होते हैं। जो पहले दिन जो आपका पेपर होता है वो आपका निबंध का पेपर होता है, एसे का पेपर होता है। तो आपको 2 एसेज लिखनी होती हैं उसमें। एंड इसके बाद जो सब्जेक्ट्स हैं उसको मैं कुछ इस प्रकार से कैटेगराइज कर सकता हूँ कि एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, एक ऑप्शनल का आपका पेपर आता है
और लैंग्वेज पेपर आता है। तो लैंग्वेज का पेपर में आपको देखिए, लैंग्वेज पेपर में एक इंग्लिश का पेपर आता है जो आपको कंपलसरी लिखना ही है। जो दूसरा कंपलसरी लैंग्वेज पेपर है वो कोई रीजनल लैंग्वेज का है। जो हमारे 8th शेड्यूल में जो भी लैंग्वेजेस दी हुई हैं उसमें से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करना होता है। मेरा हिंदी था। तो ये दोनों पेपर के बाद ये आपके बिल्कुल कंपलसरी पेपर्स हैं। जैसे प्रीलिम्स के पड़ाव में CSAT था जो क्वालिफाइंग था, वैसे ही इस पड़ाव में ये जो कंपलसरी लैंग्वेज पेपर्स हैं ये भी क्वालिफाइंग नेचर के हैं। अब जो मेन सब्जेक्ट है उस पर आ जाते हैं। जनरल स्टडीज़ ये 4 भागों में डिवाइडेड है, GS1, GS2, GS3 और GS4। इसके अलावा आपका एक ऑप्शनल का विभाग है। इसमें 2 पेपर होते हैं। ऑप्शनल का पेपर 1 होता है और ऑप्शनल का पेपर 2 होता है। अलग अलग ऑप्शनल अलग अलग तरीके से अपने सिलेबस को डिवाइड करके रखते हैं। लेकिन अगर मैं ब्रॉडली बताऊं तो जो पेपर 1 होता है उसमें थियोरेटिकल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, जो थ्योरी हो गए या कॉन्सेप्ट्स हो गए वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जो पेपर 2 होता है वो अप्लाइड नेचर का होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मेरा ज्योग्राफी था तो मुझे जो मैंने पेपर 1 में पढ़ा था उसी का एप्लीकेशन मुझे पेपर 2 में पूछा गया था इंडिया के रेस्पेक्ट में। जो जनरल स्टडीज़ होता है उसमें जो 4 भाग मैंने आपको बताया, GS1 जो होता है, जो GS1, GS2, GS3, GS4 होता है। जो GS1 होता है उसका सिलेबस कुछ इस प्रकार का होता है कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोसाइटी हो गया, एंड ये जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी। जब मैं ज्योग्राफी बोल रहा हूँ तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों इंक्लूडेड है इसमें। जो सोसाइटी का भाग है उसमें इंडियन सोसाइटी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन सोसाइटी के जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो मेंस का जो ये वाला जो पेपर है वो काफ़ी, जैसे हिस्ट्री देखिए आप, हिस्ट्री में देखिए आपको किताब से पढ़ना होता है, लेकिन ज्योग्राफी में आपका करंट इवेंट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये पेपर भी वो स्टैटिक और करंट जो आपको पहले पड़ाव के लिए बता रहा था, इसमें भी उसका मिक्सचर रहता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, GS2 आता है। GS2 में आपसे जो ब्रॉडली पूछा जाता है वो होता है इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस के बारे में आपको पूछा जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशल इश्यूज़। देखिए पेपर 1 में आपको सोसाइटी के बारे में बताया था कि इंडियन सोसाइटी के बारे में पूछा जाता है। पेपर 2 में भी सोशल इश्यूज़ करके एक टॉपिक है, बस फ़र्क दोनों में इतना होता है कि ये पॉलिटी किस तरफ से ज़्यादा इंक्लाइंड है, आपको जो संविधान है ये सबसे ज़्यादा इंक्लाइंड है, इसलिए इसको पेपर 2 में पूछा जाता है। जो GS3 है, जो तीसरा पेपर है, इसमें आपसे इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, या डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सबसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये पेपर 3 हो गया। और जो चौथा पेपर है जो मुझे पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है वो एथिक्स का पेपर हो गया। अगर आप सिलेबस को देखेंगे और पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो ये जो सेक्शन है इससे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें आप ऐसा समझ लो कि एक टाइप के जो सवाल पूछे जाते हैं उनको हम केस स्टडीज़ बोलते हैं। तो एक आपको सिचुएशन दे दिया जाता है और उसके नीचे उस सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन होती हैं, तो आपको उसको आंसर करना होता है। तो ये एथिक्स का पेपर होता है। तो ये ब्रॉडली 4 पेपर हो गए, निबंध का 1 पेपर हो गया, लैंग्वेज के 2 पेपर हो गए और आपके ऑप्शनल का 2 पेपर हो गए। यानी पीटी और मेंस ये दोनों में स्कूलिंग की काफ़ी भूमिका होती है। जी बिल्कुल। तो आपकी स्कूलिंग कैसे रही और आपका जो स्कूलिंग है वो किस प्रकार से मदद की इन सारी जर्नी में आपको पीटी और मेंस दोनों को पास करने में? जी, तो आपने जो पूछा कि स्कूलिंग का क्या महत्व रहता है, तो देखिए मेरे हिसाब से स्कूलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये काफ़ी डायनामिक है, काफ़ी डाइवर्स है। जो भी इसमें, जैसे अगर आप मुझसे पूछो तो जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो और भी लोग थे जो कई बैकग्राउंड से आए थे। तो जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला कि सबके थॉट प्रोसेस अलग हैं, सबके ओपिनियंस अलग हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, कुछ लोग वैसे सोचते हैं, बट स्टिल वो लोग सब उस दिन इंटरव्यू के लिए उपस्थित थे वहाँ पर। तो देखिए इसी को अगर मैं थोड़ा सा टाइम में पीछे जाऊँ और अपने स्कूल लाइफ से कनेक्ट करूँ तो आप ये देख सकते हो कि जब आप स्कूल जाते हो और अपने क्लासरूम में बैठते हो तो आप देखते हो कि अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आए हुए हैं। एक पूरा आपका एक स्पेक्ट्रम कवर हो रहा होता है कि कोई बिल्कुल ऐसे गरीब लड़का भी है और कोई एक अमीर लड़का भी है जो अमीर गाड़ी में आ रहा है। तो ऐसे पूरा एक स्पेक्ट्रम कवर हो जाता है। आप देखते हो कि ये सारे इश्यूज़ हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि करंट इश्यूज़ हैं, ये आपके स्कूल से ही स्टार्ट होती है। जब आप देखते हो कि अच्छा ये एक प्रॉब्लम आ गया है लेकिन इसका सोल्यूशन है नहीं, ये सोल्यूशन इसका अभी तक किसी ने बनाया ही नहीं है, फिर आप सोचते हो कि यार अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँ। फिर आपको समझ में आता है कि एक स्ट्रक्चर होता है, चीज़ें एक सिस्टम के थ्रू चलती हैं। फिर आपको वो हायरार्की समझ में आता है। फिर आप धीरे धीरे करके समझते हो कि अच्छा अगर मुझे ये प्रॉब्लम को सॉल्व कराना है तो मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी, वो ये सोल्यूशन लगाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये इनिशियली आप स्कूल में आप इंट्रोड्यूस किए जाते हो। ये तो चलो सिस्टम वाला बात हो गया, लेकिन इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं जैसे सॉफ्ट स्किल्स हो गए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, कि आप अपनी बात जो आप सोच रहे हो उसको आप अच्छे से रख पा रहे हो कि नहीं,
ये तभी आप अगर आपके दोस्त हैं तो आप उनसे बात करते हो तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हो लोगों से बात करने में कि अच्छा मुझे अगर ये चीज़ रखना है, मुझे अपना थॉट प्रोसेस उनको बताना है, अपना ओपिनियन शेयर करना है, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। अगर मुझे दोस्त को करना है तो मैं थोड़ा कैजुअल तरीके से कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे यही चीज़ टीचर को बतानी है, किसी सीनियर, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी वाइस प्रेसिडेंट को बता रहा हूँ या किसी अपने अपने क्लास के किसी मॉनिटर को बता रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो अलग अलग पोजीशन में जो लोग हैं उनसे अलग अलग तरीके से बिहेव किया जाता है। ये बहुत सिंपल बात है, बट ये सारी चीज़ें अगर आप स्केल करो और ओवर द 20 ईयर्स का गैप अगर आप देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आप आपका बिहेवियर किस तरीके से है। तो आपका बिहेवियर शेप करने में और आपका थिंकिंग शेप करने में स्कूल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आपने बताया था कि आपने बीटेक किया है, तो बीटेक करने के बाद आपकी रुचि सिविल सर्विसेज की तरफ कैसे हुई? जी, तो बीटेक देखिए, मैंने जो मेरी स्कूलिंग थी वो मेरे चेन्नई से हुई है। जो मेरे पिताजी हैं वो सदर्न रेलवेज में काम करते हैं, तो उनका पोस्टिंग वहाँ हो गया था। तो मेरी फैमिली और मैं, हम लोग सब चेन्नई शिफ्ट हो गए थे। तो वहाँ पे मैंने 10th के बाद मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से की है मोस्टली। तो जो 10th के बाद मैंने PCM और कंप्यूटर साइंस का स्ट्रीम चुना था, एंड उसके बाद मैंने JEE का एग्ज़ाम लिखा और मेरा जो सिलेक्शन है वो IIT दिल्ली में हो गया, एंड मैंने IIT दिल्ली से बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है। तो जब मैं बीटेक कर रहा था तो मुझे याद है कि 2018 की बात है, सेकेंड सेमेस्टर था मेरा चल रहा था। तो एक कार्यक्रम ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था हमारे कॉलेज की तरफ से। जो हमारे कॉलेज के अलुमनाई हैं जो इस फील्ड में हैं, जो या तो IAS ऑफिसर्स हैं या कोई भी ऐसे गवर्नमेंट ग्रुप है गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो उनको बुलाया गया था। कुछ लोग आए थे, 3-4 ऑफिसर्स आए थे, और उन्होंने उसी हॉस्टल के नीचे जो हमारा कॉमन रूम जो कहलाया जाता है, वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे और वो ऑफिसर्स वहाँ पे थे स्टेज पर। तो उन्होंने हमसे इंटरेक्ट किया था, उन्होंने हमसे बात किया था, एंड वो पहला इंस्टेंस था जब मुझे लगा कि यार इसको भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ एज एन अपॉर्चुनिटी। एंड वहाँ पर उन्होंने बताया कि ये कितना एक डायनेमिक फील्ड है, कितने वास्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको ऑफर करती हैं, इतने सारे सेक्टर्स हैं, एजुकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया फॉर एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो। हर सेक्टर में कुछ ना छोटे छोटे कमियाँ हैं, कोई बड़ी कमियाँ भी हैं, तो आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, आप अपना सोल्यूशन ला सकते हो। आप पॉलिसी मेकिंग में, जो जैसे बोलते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करती है, तो आप उस पर अपना योगदान दे सकते हो। तो इसके अलावा उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि कैसे कैसे उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम सॉल्व किया, क्या इशू किया, कैसे कैसे रिजॉल्व किया इशूज़ को, ये सारी चीज़ें। तो जब मैं उनको देख रहा था तो इनिशियली मुझे लगा कि जो ऑफिसर्स वहाँ थे उनको वो सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत अच्छे से होता है, वो लोग काफ़ी ऑब्जर्व करते हैं, मतलब वो लोग बोलने से पहले काफ़ी सोचते भी हैं और तुरंत सोचते हैं। तो उनको, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप कर रहे हो कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वो लोग तुरंत सोच के एक क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ अच्छे से आर्टिकुलेट करके बोलते हैं। तो ये सारे कुछ ट्रेट्स थे जो कोर ट्रेट्स थे, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड फिर जब उन्होंने अपने इसके बारे में बताया, अपने प्रिपरेशन स्टेज के बारे में बताया, और अपने जो वो कर रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए इम्प्रूव करने के लिए, पॉलिसी मेकिंग में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें बताएं, तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो मुझे लगा कि यार ठीक है, मैं इसको अपना एक अपॉर्चुनिटी, एज अ करियर अपॉर्चुनिटी कंसिडर कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी सिविल सर्विसेज की। आपने बताया कि आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, कॉलेज लाइफ कैसा रहा। ऐसे ही हाल के समय में जो एक चर्चित मुद्दा है कि पेरेंट्स जो हैं वो बोलते हैं कि या तो आप स्कूल लाइफ से शुरू कर लो या कॉलेज लाइफ से शुरू कर लो, जो आपके टारगेट्स हैं, चाहे आपको JEE का प्रिपरेशन करना हो या फिर नीट का करना हो। तो क्या स्कूल को थोड़ा कम महत्व देते हुए अपने लक्ष्य के प्रति तुरंत लग जाना सही होगा? इसको मैं इस चीज़ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि जब आप UPSC का नोटिफिकेशन देखते हो, जब आप अप्लाई करते हो, तो उसमें लिखा रहता है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 21 साल से स्टार्ट होता है, 21 ईयर से स्टार्ट होता है। तो आप सोच सकते हो कि कमीशन ने ये एज क्राइटेरिया क्यों रखा है, क्योंकि इससे पहले के जो 20 साल हैं वो चाहता है कि उस 20 साल में आपने जो भी एक्सपीरियंस हासिल किया है, जो भी आपने सीखा है, ना कि सिर्फ बुक से, समाज से, आप जहाँ भी गए हो, कुछ भी आपने किया हो, आपने जो भी सीखा है आप उसको अच्छे से जानते हो कि नहीं, आपने उसको अच्छे से जिया है कि नहीं। तो ये बोलना कि अच्छा ठीक है, स्कूलिंग को मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं पहले ही स्टार्ट कर देता हूँ अपना टेंशन, क्योंकि जल्दी करना ही है तो मैं जल्दी से बहुत पहले से स्टार्ट कर देता हूँ तो मुझे वो एज मिल जाएगा। लेकिन देखिए ये सही बात नहीं है। ऐसा हो जाता है ऑफन कि जो भी बहुत ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं कि ऐसा हो जाता है कि आप बहुत पहले से स्टार्ट कर दे रहे हो और फिर आपको बहुत दिक्कतें आ रही हैं, आप जो आपका बचपन है आप उसको ठीक से नहीं जी पा रहे हो, और भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप बिल्कुल ही लग गए हो
एंड उस टाइम पर जो आपको एक्सप्लोर करना था, जैसे जो बोलते हैं हम लोग कि एक चीज़ डिसाइड करने से पहले चीज़ें एक्सप्लोर कर लो, ताकि बाद में ऐसे कोई रिग्रेट ना रहे कि ये नहीं देखा वो नहीं देखा, तो वो अपॉर्चुनिटी आप, वो चांस आप मिस कर जाते हो। तो इसलिए पेरेंट्स से भी मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप फोर्स मत करें, क्योंकि देखिए ये जो एग्ज़ाम है ये ऐसा नहीं है कि आप अभी पढ़ रहे हैं, आपने एक हफ्ता पढ़ा, फिर आपने एग्ज़ाम लिख दिया 3 घंटे का, अब पेपर आ गया ख़त्म। ये एग्ज़ाम तो है नहीं। ये जो पूरा चीज़ है एक जर्नी है। जब तक आप पेशेंट नहीं हो गए, मतलब आपको पेशेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ऐसे दिक्कतें आती हैं बीच में। बहुत बार ऐसा लगता है कि यार हो ही नहीं रहा है, क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ, ऐसा बहुत बार लगता है। कभी कभी आप इतना उलझ जाते हो कि आपने पढ़ा होता है, फिर भी आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार ये तो नया चीज़ है। तो क्योंकि ये बहुत ऐसा एक लंबा प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लगता है, पेशेंट आपको रहना है, तो इसलिए आप प्रेशर मत डालो। क्योंकि अगर आप एज पेरेंट्स अगर आप प्रेशर डालोगे तो बच्चा जो ऑलरेडी टेंशन में है, क्योंकि उसको इतना सब्जेक्ट्स करना है, तो वो थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो इसलिए स्कूलिंग देखिए उसका अपना रोल है, कॉलेज का भी अपना रोल है। अगर मैं कॉलेज का बताऊं तो देखिए जब आप दोस्त बनाते हो, आप डिफरेंट जैसे हर कॉलेज में आजकल सोसाइटीज़ होती हैं, म्यूज़िक सोसाइटी हो गया, डांस सोसाइटी हो गया, डिबेटिंग के लिए सोसाइटी हो गई, तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपको कॉलेज में मिलती हैं। वो पहली बार होता है जब आप किताबों से मतलब टेक्निकली हट कर आप कुछ और वोकेशनल एक्टिविटी एक्सप्लोर कर रहे होते हो, तो वो सब आप सेक्रीफाइस मत करो। वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, कहीं ना कहीं उसका बहुत महत्व होता है। जो मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू था उसमें भी ये सारे से रिलेटेड सवाल पूछे जाती हैं, इसलिए आप उसको मत सेक्रीफाइस करो। और जो जैसे होना है, जैसे आपको स्कूलिंग करनी है इतनी साल, कॉलेज करना है, आप उसको अच्छे से करो। आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो, आप अपना इंटरेस्ट, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसके बारे में देख सकते हो, लेकिन बिल्कुल ही ऐसे सिस्टमैटिकली लग जाना, पेरेंट्स को भी ऐसे प्रेशर करना कि यार चलो ठीक है पढ़ो, तुमको निकालना है ऐसे करके, तो वो आई डोंट थिंक सही बात है। ग्रेजुअली चीज़ें होनी चाहिए। यानी स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ दोनों का अपना महत्व है, बिल्कुल। इसे बिल्कुल प्रॉपर वे में पूरा करना चाहिए। अच्छा, आपका तो चूंकि अंतिम रूप से चयन सिविल सर्विसेज में हो चुका है, तो इसमें काफ़ी लोगों की सफलता, मतलब आपके पीछे सफलता में हाथ रहा होगा, तो आपके माता पिता परिवार का कितना सहयोग रहा? जी, मेरे माता पिता, मेरे पूरे परिवार का और मेरे दोस्तों का काफ़ी हेल्प रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 2018 में मेरा कॉलेज में मेरा एंट्री हुआ था, तो जब कोविड आया था तो मैं वापस आ गया था घर पे। तो कोविड के 2020 के दौरान, तो 2021 में मिड 2021 में अराउंड आप समझ लो यही कुछ जुलाई 2021 के अराउंड मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैं कॉलेज में ही था, मैं जो 2022 में ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो 2021 में मैंने स्टार्ट की थी। और तब मैंने ऑनलाइन कोचिंग लिया था, क्योंकि उस टाइम पर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स बंद थे या वो दिल्ली में थे, दूर थे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है, अभी जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास ऑप्शंस हैं उसको मैं ले लेता हूँ, एंड मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। तो जब मैं ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था तो तब तो मैं घर पर ही था, तो तब जो वो इनिशियल डिसीजन लेने वाला स्टेप था उसमें भी मेरे मम्मी पापा ने हेल्प किया काफ़ी। दोस्तों से भी मैंने पूछा, थोड़े बहुत मेरे रिलेटिव से पूछा, जैसे मेरे एक मामा जी हैं, वो सेल में एजीएम है, तो उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प की। उन्होंने बताया कि ये भी तुम कंसिडर कर सकते हो, देख लो, तो उन्होंने काफ़ी बताया। तो उन्होंने थोड़ा ऑनलाइन रिसोर्सेज भी मुझे प्रोवाइड किए थे। तो यहाँ से मैंने ऐसे स्टार्ट किया था। इसके बाद जब मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया, फिर जब मैं रांची आ गया था, तो रांची आके जब मैंने अपना फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था 2021 में, तब मैं चेन्नई में था, क्योंकि तब कॉलेज बंद हो गया था। तो उस टाइम पर मैं सैटरडे संडे मेरे क्लासेस होते थे, तो वो मैं अटेंड करता था। तो क्योंकि मेरा कॉलेज का भी मुझे मैनेज करना था, तो इसलिए ठीक से नहीं हो पाता था। तो एक बार जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया, तो फिर मैं रांची आ गया और तब मैंने अपना प्रिपरेशन पूरा स्टार्ट कर दी थी। तो उस टाइम पे मैं, पापा वहीं पर थे, चेन्नई में थे, और मैं अपनी मम्मी के साथ यहाँ पर आया था। तो जो भी चीज़ हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, डिसिप्लिन एक ये करना हो गया, तो उसका मम्मी का काफ़ी हेल्प रहा है। और मेरे दोस्तों का, जब भी मैं दुखी हो जाता था या सैड हो जाता था, टेंशन हो जाता था कि यार इतना कुछ बचा हुआ कैसे करूँगा, तो मैं अपने दोस्तों से बात करता था। कुछ लोग यूपीएससी कर भी रहे थे और कुछ लोग थे जो कॉर्पोरेट फर्म में काम कर रहे थे या मास्टर्स कर रहे थे, तो उनसे मैं बात करता था। तो मुझे और भी ओपिनियंस मिलते थे कि यार ठीक है, टेंशन मत ले, हो जाएगा, ऐसे करके थोड़ा सा वो पुश मिलते रहता था। तो मेरा एक अच्छा खासा सपोर्टिव एनवायरनमेंट रहा है। आपने बात की ऑनलाइन की, और एक और माध्यम ऑफलाइन, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में कौन सा बेटर होता है प्रिपरेशन के लिए? और एक और इसमें मुद्दा आता है कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के है या फिर वित्तीय रूप से जिनकी हालत ठीक नहीं है, तो वो कहीं बाहर जाने में अक्षम होते हैं, वो बड़े शहरों में जाकर तैयारी नहीं कर पाते, तो कि वो किस प्रकार से तैयारी करें कि सफलता को चुमें? जी,
देखिए, जो ऑफलाइन ऑनलाइन का जो अभी मुद्दा है वो ऐसा है कि अभी कुछ टाइम में जो ऑनलाइन भी अभी काफ़ी ग्रो कर चुका है। तो ऑनलाइन पर भी अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे कि आपको लेट से आपको पॉलिटी पढ़ना है, तो आप बस अगर लिखेंगे कि इंडियन पॉलिटी लेक्चर्स, तो आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जिन्होंने इंडियन पॉलिटी को कवर किया है। और इसके अलावा आपको क्या बुक लिस्ट फॉलो करना है, ये करना है, ये सब तो काफ़ी टॉपर्स के वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर हैं, हर पड़ाव के हैं। भले आप प्रीलिम्स के लिए देख लें आप, या तो आप इंटरव्यू के लिए देख लें। तो अभी ऑनलाइन का जो ये पूरा जो डेटाबेस, अगर मैं बोलना चाहूँ, जो स्टडी के लिए जो डेटाबेस है जिसमें रिसोर्सेज जो इंपॉर्टेंट है वो ऑनलाइन पे बन चुका है। तो जो बच्चे हैं जो नहीं जा पा रहे हैं दिल्ली जाके, जैसे बोलते हैं कि ORN जाओ, राजेंद्र नगर जाओ, वहाँ पे पढ़ो, मुखर्जी नगर जाओ, अगर वो नहीं जा पा रहे हैं तो वो भी घर से कर सकते हैं। मैंने भी अपना जो प्रिपरेशन है वो ऑनलाइन के थ्रू स्टार्ट किया था। उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन था नहीं। फिर एक बार मैं ऑनलाइन पे थोड़ा सा मेरा कमांड बन गया, तो उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। तो देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे ऑफलाइन में आप लोग बोलते हैं आपको वो माहौल मिलता है, क्योंकि आप एक क्लासरूम में बैठे हो, 10 लोग और बैठे हैं, आप उनको देख रहे हो, तो आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहते हो कि यार ठीक है, ये पढ़ रहा है तो मुझे ही पढ़ना है। घर पे अगर आप एक लैपटॉप के सामने या कंप्यूटर के या फ़ोन के सामने भी अगर आप बैठे हो, तो आपको थोड़ा लगता है कि यार ठीक है, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, लेट के देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो देखिए, वो चीज़ अगर आप हटा पा रहे हो, आप खुद को, आपको क्लियर है कि यार मुझे ये करना ही करना है, मुझे बनना ही है, आपने अगर वो ठान लिया है, तो आप अपना एक रूटीन बना के आप घर से भी तैयारी कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा कि अगर आपका कोई दोस्त है जो तैयारी कर रहा है, तो ज़्यादा बड़ा सर्कल अच्छा नहीं रहता यूजुअली, तो ऐसे गप्पे मारने में टाइम चल जाता है। तो अगर आपका छोटा सा सर्कल है, 2-3 लोगों का है, और उनको भी इस चीज़ में रुचि है, उनको भी तैयारी करना है, तो आप साथ में मिलकर कर सकते हो। आप एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हो, कोई किसी का पेपर चेक कर सकता है। तो ये एक्टिविटी करके आप इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। और अगर ये लोग हैं तो आप वही जो ऑफलाइन वाला माहौल है उसको आप ऑनलाइन में भी क्रिएट कर सकते हो। ये चीज़ है। फ्रैंकलिन, चूंकि आपका जर्नी पूरा हो चुका है यूपीएससी का, तो निश्चित ही कुछ कठिनाइयां भी आई होंगी। बिल्कुल। और हमारे जो युवा साथी हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो उनको इन कठिनाइयों के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको किस प्रकार से उन कठिनाइयों का टैकल किया और किस प्रकार से उनको मतलब आसानी से पार कर पाए? जी, आपको 3 स्टेजेस क्लियर करने हैं और हर स्टेजेस की अलग अलग परेशानियाँ होती हैं। तो अगर मैं शुरू से स्टार्ट करूँ तो मैं ऐसे बता सकता हूँ, जब आप पूरा सिलेबस पढ़ रहे होते हो, आपको पता है कि सिलेबस पढ़ना है और ये पूरा चीज़ एक जर्नी है, ना कि आपको एक हफ्ते में एग्जाम लिखना, तो आपको तो साल भर पढ़ना है, अब बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। तो आपको जो एक बोलते हैं ना कि एक बड़ा पिक्चर, द बिगर पिक्चर ऐसे करके बोलते हैं, वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसलिए बोलते हैं कि जो सिलेबस है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रह जाता है। तो मैंने जो इनिशियली किया था, मैंने इनको नेग्लेक्ट किया था। इनिशियल के जो 2-3 महीनों में सोचा कि यार अच्छा टीचर पढ़ा ही रहे हैं, इसको मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ, फिर ये जो क्वेश्चन देंगे मैं कर लूँगा। बट एस्पिरेंट्स का एक ये रोल उनका कम से कम रहता है कि वो सिलेबस उठा के देखें, उसको पढ़ें, और जो पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस टाइप से पूछ रहे हैं। अगर मैं GS2 में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, प्रीलिम्स में किस टाइप के मार्किंग से पूछे जा रहा है, कितना नेगेटिव मार्किंग है, कितना नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्या पैटर्न है, कौन सा थीम पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक एक्सपेरिमेंट का ये रोल हो जाता है कि उसको देखना होता है। तो ये मैंने इनिशियली नहीं किया था, ठीक ढंग से नहीं किया था। तो इवेंचुअली विद टाइम मुझे पता चला, जब मैंने मॉक टेस्ट सब लगाए थे उसमें मेरे नंबर कम आए, तो मुझे पता चला कि यार कहीं ना कहीं तो मैं मिस कर रहा हूँ। तो ये एक कठिनाई थी, मतलब ये एक मुश्किल था जो मुझे ऐसे एकेडमिक तौर पे झेलना पड़ा। इसके अलावा जब आप पढ़ रहे होते हो तो आप खो जाते हो, मतलब अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो बहुत कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ही उसके अंदर डीप चले गए हो, जितना ज़रूरत भी नहीं है, और फिर आप गूगल करके देख रहे हो, यूट्यूब करके देख रहे हो, तो इसमें आपका समय जा रहा होता है। आपको ध्यान में रखना है कि सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। ये सही बात है कि कुछ सब्जेक्ट कुछ और सब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पॉलिटी स्ट्रांग है तो जाहिर सी बात है आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे, इकोनॉमी स्ट्रांग है तो उस पर ज़्यादा फोकस करोगे, लेकिन आपको सब पर फोकस बनाए रखना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे रैंक के लिए सारे सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना पड़ता है, आपको टाइम इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 2 मेन प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने फेस की। यानी पेशेंस चाहिए, सारे सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करना है, किसी को कम या ज़्यादा महत्व नहीं देना है। बिल्कुल नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने पीटी को समझा, मेंस को समझा, अब बारी है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में अक्सर 2 बातें आती हैं कि इंटरव्यू में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि आपके शर्ट में कितने बटन हैं, पहले मुर्गी आई या फिर अंडा आया। तो वाकई ऐसे प्रश्न होते हैं या फिर ये बस अफवाह है? देखिए, ये अफवाहें हैं। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस संस्थान नहीं पूछती है। जो कमीशन है वहाँ पे जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, जो ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स होते हैं, सो
5 लोग होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, वो लोग जो होते हैं वो काफ़ी सीनियर लेवल पे होते हैं, मतलब आपकी जो उम्र है उससे भी 10 साल ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है। तो वो लोग देखिए, जाहिर सी बात है ऐसे क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं। ये जो चीज़ें हैं, जो ट्रेंड आजकल चला हुआ है ऐसे सोशल मीडिया पे कि कितने बटन हैं पूछ रहे हैं, जिसे आपने पूछा कि, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। देखिए, जो पैनल है उसका बस मेन मोटिव ये रहता है कि आप करंट इवेंट्स को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये एक चीज़ है। इसके अलावा जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं, जब इंटरव्यू पड़ाव की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो आपसे एक फॉर्म भरा जाता है जो यूपीएससी आपको भेजता है, आपको वो पोर्टल पे अपलोड करना होता है। तो वो फॉर्म को बोलते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि डैफ, DAF डैफ। तो इस पे आप अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशनल क्या क्वालिफिकेशन रही है, कौन से स्कूल से, कॉलेज से आपने किया है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप कहाँ जॉब कर रहे हो, ये सारी चीज़ें पे पूछी जाती है। आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो, आपकी सर्विसेज, आप किस ऑर्डर में सर्विस को रैंक करना चाहते हो, आप IAS को पहले रखना चाहते हो, उसके बाद IPS को रखना चाहते हो, या उल्टा, या क्या कैसे करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें उस फॉर्म में आपको भर के देनी होती हैं। तो जो बोर्ड मेंबर है, जब आप रूम में घुसते हो इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहले, उससे पहले भी उनके पास वो फॉर्म रहता है, तो वो फॉर्म देख के ही आपसे प्राइमरली सवाल पूछते हैं, क्योंकि वो फॉर्म ऐसा हो जाता है कि इट इज़ लाइक एन इंट्रोडक्शन। तो जो हमारे युवा साथी हैं जो हमें देख रहे हैं, वो तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके समराइज रूप से क्या संदेश देना चाहते हैं, छात्रों को भी और अभिभावकों को भी? तो देखिए, पेशेंस तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही, इसके साथ साथ डिसिप्लिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो बोलते हैं ना कि आप थोड़ा थोड़ा करो लेकिन रोज़ करो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम का डिमांड ये है कि आप रोज़ पढ़ो, और पढ़ने के अलावा जो किताबी जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो, उसके अलावा जो सराउंडिंग एक्सपीरियंसेस है उसको भी गैदर करो, उसको भी ऑब्जर्व करो। इसके अलावा आपको हमेशा ये मानते हुए चलना है, आपको वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपको हमेशा वो जो अपने कॉन्फिडेंस को, उसको बिल्कुल लाइन टिप पे रखना है। अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है, अच्छा बात नहीं है, और जो ओवर कॉन्फिडेंट भी रहना है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आप कम पढ़ो, बट आपको बस इतना भरोसा होना चाहिए कि यार इससे पूछ ले तो मैं कर लूँगा, मैंने कम पढ़ा है लेकिन इससे अगर मुझसे पूछ ले तो मैं कर लूँगा। देखिए, क्योंकि ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई फुल मार्क्स ला रहा है इस एग्जाम में, फुल मार्क्स तो बिल्कुल नहीं जाता। अगर आप मेंस का भी मार्क्स देखोगे, 51%, 52% इज़ दी हाईएस्ट मार्क्स। जो ऑल इंडिया रैंक 1 भी लाते हैं, उनका 52%, 55% तक मैक्सिमम जाता है, उससे ज़्यादा जाता नहीं है। तो आपको 100% तो लाना नहीं है। तो इसलिए आप जितना भी पढ़ रहे हो, जो भी सिलेबस है, सबको इक्वली टाइम दो और सब पे सटीक तरीके से फोकस करो। फ्रैंकलिन, आपने इतने समग्रता से पूरे यूपीएससी के बारे में, परीक्षाओं के बारे में बताया कि क्या इसमें मुश्किलें आती हैं और क्या नहीं आती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पूरे झारखंड की तरफ से और दूरदर्शन की पूरी टीम की तरफ से फिर से एक बार बधाई आपको अंतिम रूप से चयन के लिए। जैसा कि आपने जाना कि यूपीएससी है क्या, इसमें सफलता कैसे पाया जा सकता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, पाठ्यक्रम को किस प्रकार से बांटा गया है, पीटी में क्या पढ़ना है, मेंस में क्या पढ़ना है, इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी को कैसे बूस्ट करना है, इन सभी के बारे में जाना। तो निश्चित ही आपके तैयारी के दौरान और अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं, उन दोनों में आपको फ़ायदा होगा। तो इन्हीं आशाओं के साथ मुझे और दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।